हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर हम जो लड़ रहे हैं वो केवीएस की सीट के लिए लड़ रहे हैं और डेफिनेटली जीत हमारी ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि इतने लंबे समय से हमारा आखिरी पड़ाव लगभग आ गया है, 2 दिन शेष हैं और दूसरे दिन आपका क्या है, एग्जाम है। तो आपकी तैयारियां बिल्कुल बेहतर होंगी। मेरा आपसे वादा था केवीएस तक हम लोगों का साथ यूं ही बना रहेगा और यूं ही आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे और आपकी जो क्वेरीज हैं उनका इंस्टेंट सॉल्यूशन होता रहेगा। डजेंट मैटर वो क्या टाइम है क्या नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्टडी चल रही है और आपको कोई डाउट है तो वहां पर अधिगम मंत्रा और मैं विकास गुप्ता आपके साथ हूं। तो इसी के साथ हमने अपनी पूरी जर्नी को किया है, ठीक है। और सभी कुछ हम लोगों ने किया है। बस एक ही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब आप पेपर दें तो कृपया इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करना है। प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़िए, प्रॉपर आंसर्स को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद अपना जो सही आंसर है उसको दीजिए। बिल्कुल भी माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी हैक्टिक नहीं करना है, डिप्रेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो रिजल्ट निकल करके आने वाला है वो आपकी मेहनत का निकल करके आने वाला है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो कहते हैं ना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है, तो वो वाली एक बात है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और अपना बेस्ट दीजिए जहां से आपको आपका सिलेक्शन मिल सके, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना आज का फैंटास्टिक मजेदार सेशन, जहां पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। आज एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, सीधा आंसर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, What type of share can be issued only at discount under the Companies Act? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार केवल कौन से शेयर्स को आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो? बताइए कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है? बोनस शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर? बोनस शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर या इक्विटी शेयर? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा स्वीट इक्विटी शेयर्स। स्वीट इक्विटी शेयर्स को हमेशा किस में इशू किया जाता है? डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और वो रहा आपके बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? कोई एक है या सभी ट्रू है? तो वो आपको बता करके चलना है। तो चलिए जब हम इसके ऑप्शंस देखेंगे तो हमारे सामने चीजें निकल करके आ जाएंगी। सेक्शन 52 ऑफ सबसेक्शन 1 of Indian Companies Act 2013 requires that the amount of premium received shall be credited to security premium reserve account. Security premium is a capital receipt. The balance of security premium account shown in liabilities part of balance sheet under the head shareholder fund. तो ये कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 52 के सब सेक्शन उप अधिनियम, ठीक है ना, 1 के अनुसार जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है हमारा, है ना, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है ना। एक दूसरा क्या है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारा वो हमारी क्या है, एक कैपिटल रिसिप्ट है। तीसरा क्या है कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसको लायबिलिटी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है, या ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा डी। क्लियर है ये वाली बात? तो यही आपके साथ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दैट इज थर्ड। द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस इज शोन इन द बैलेंस शीट। जो कॉल्स इन एडवांस है उसको बैलेंस शीट में कहां पर दिखाया जाता है? एज अ करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी,
फिक्स्ड एसेट्स या शेयर कैपिटल, वर्तमान चालू संपत्ति के रूप में, चालू दायित्व के रूप में, या निश्चित संपत्ति के, स्थायी संपत्ति के रूप में, या शेयर पूंजी के रूप में। बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। कॉल्स इन एडवांस एसेट तो होगा नहीं। अब बच्चा शेयर कैपिटल या लायबिलिटी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा वो ये जाएगा बी। क्लियर है। एज अ करंट लायबिलिटी आप इसको क्या करते हो, शो करते हो, है ना। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताइए इनमें से आपको एक या सारे सही हैं बताना है। तो जब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है पहला ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस। जो हमारे ऋण पत्र होते हैं जब उन्हें हम इशू करते हैं, डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, उन्हें छूट पर उन्हें इशू किए जाते हैं, तो वो जो छूट होती है उसको कैपिटल लॉस कहा जाता है, वह पूंजीगत हानि कहा जाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है कि जैसे सपोज करो आपने 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में रिडीम करा, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। तो जो 20 रुपए है ये पर्सनल अकाउंट के व्यक्तिगत खातों के रूप में जाने जाएंगे। या तीसरा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। या जो आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है उसको आप जो है नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हो बैलेंस शीट में। बताइए इनमें से क्या सही है। सारे ही इसमें क्या है, सही हैं। ठीक है, ऑल द करेक्ट। नेक्स्ट, अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर मे बी मेड टू। जो निजी प्राइवेट प्लेसमेंट होता है ना, कि जब हम अपने शेयर्स को कुछ जो आइडेंटिकल लोग हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दे देते हैं, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है ना। नॉट मोर देन 500% इन एग्रीगेट इन एनी फाइनेंशियल ईयर। किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर के 500 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। या किसी भी मूल्यांकन वर्ष में, असेसमेंट ईयर में, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर, है ना। फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, असेसमेंट ईयर जो पहले का है। तो नॉट मोर देन 400% इन एग्रीगेट इन एनी असेसमेंट ईयर, नॉट मोर देन 200% इन एग्रीगेट इन एनी फाइनेंशियल ईयर, या नॉट मोर देन 100% इन एग्रीगेट इन एनी असेसमेंट ईयर। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो जो हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट है वो कभी भी 200 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, पहले तो ये ध्यान में रखो। तो अगर 200 लोग हैं तो ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है और ना यहाँ पर है, तो पहले तो यहाँ पर घर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है कि फाइनेंशियल, भाई ऑप्शन तो 200 भी दे सकता है, एक में फाइनेंशियल ईयर, एक में असेसमेंट ईयर, तो ऑप्शन में जो जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर जाएगा। तो इसलिए इसका तीसरा वाला जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय। न्यूनतम सदस्यता शब्द किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। होता है ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन, किसी भी कंपनी को जब आईपीओ करती है तो उसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना जरूरी होता है, दैट इज 90%। तो ये जो 90% की कंडीशन है ये किसके द्वारा लगाई गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2015, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइए सही आंसर क्या होगा आपका। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका वो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक, नेक्स्ट, एट परसेंट 18% जीएसटी स्लैब रेट इज इम्पोज्ड ऑन। 18% जीएसटी किस पर लगता है। फ्रोजन मीट पर, बेवरेज पर, ट्रैक्टर पर, कार, सीमेंट, एसी प्रोजेक्टर्स पर, कैपिटल गुड्स, सोप, रेफ्रिजरेटर पर, या फार्म प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स पर। बताइए 18% जो लगता है वो कैपिटल गुड्स पर लगता है, तो ऑप्शन जो जाएगा ये वाला सही जाएगा। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के 4 स्लैब हैं आपकी, है ना। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन बैंकिंग इज रिलेटेड टू। जो ग्रीन बैंकिंग है वो किससे संबंधित है। एग्रीकल्चर लोन एंड एडवांसेस से, ओनली ग्रीन प्रोजेक्ट से, पेपरलेस बैंकिंग सिस्टम एक्टिविटीज से, या नन ऑफ दीज। कृषि ऋण और अग्रिम केवल हरित परियोजनाएं, कागज रहित बैंकिंग गतिविधियां, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो
सी निकल करके आएगा। ठीक है, कागज रहित बैंकिंग गतिविधियों को ग्रीन बैंकिंग के नाम से जाना जाता है, पेपरलेस वर्क। बैड लोन आर आल्सो नोन एज, बैड लोन को और क्या कहते हैं? टॉक्सिक लोन, स्ट्रेस लोन, बोथ ए एंड बी, या आउटडेटेड लोन। बताइए क्या आपका आंसर होगा? बैड लोन ऐसा लोन होता है जो आपने दे तो दिया लेकिन अब वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या बन गया? बैड लोन हो गया। अब क्या करेगा? वो आपको परेशान भी करेगा और वो आपके लिए टॉक्सिक भी बन जाएगा। तो इसके लिए जो सही आंसर जाएगा बेटा वो कौन सा जाएगा? वो क्या जाएगा? सी। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ईयर। बताइए अगर आपको इनके ईयर्स याद होंगे, है ना, अगर आपको इनके ईयर्स याद होंगे तो आप इसका आंसर इजीली कर पाओगे। तो इसके लिए मैं अब आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं कमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके जो ईयर्स हैं, क्या है? इनके जो ईयर्स हैं और इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, है ना, इनके जो ईयर्स हैं और इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आप मुझे क्या करने वाले हो? कमेंट करने वाले हो। और उसी के बेसिस पर आप इसका आंसर भी क्या करोगे? कमेंट करोगे। जल्दी वीडियो पॉज कर दो तुरंत और फटाफट से इसका आंसर कमेंट करो। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उस कॉन्फ्रेंस के बाद दो ऑर्गेनाइजेशंस निकल करके आई थी, उनका नाम पूछ रहा है। आईएमएफ और आईडीए, आईबीआरडी और आईएफसी, आईडीए और एडीबी, आईएमएफ और आईबीआरडी। बताइए किस सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो डी जाएगा, आईएमएफ और आईबीआरडी। देखिए ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से एक दो सवाल तो आपका बन ही जाएगा कि किस कमीशन से कौन सा आया है, या वो कब आया था, या उसका क्या काम है, या उसका क्या हेडक्वार्टर है ना। चलिए, आउट ऑफ विच आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में निम्न में से किसको जाना जाता है? कमर्शियल, क्रेडिट, टी बिल, कॉल मनी। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो टी बिल जाएगा। क्या जाएगा? टी बिल, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल रूट मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड इज टेकिंग प्लेस। निम्न में से किसके माध्यम से सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार किया जाता है? कील कैनल, इंग्लिश कैनल, पनामा कैनल, या सूज कैनल? ये कैनल है, नहर। बताइए, तो जो सबसे ज्यादा किया जाता है वो पनामा कैनल के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? वर्तमान में पूछा है, पनामा कैनल। फ्लोटिंग कॉस्ट इंक्लूड, जो भी आपका आप कोई भी सिक्योरिटी जब या आप कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हो तो उस पर कोई खर्चा आता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? लीगल फीस, कानूनी शुल्क, प्रशासनिक एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग, है ना, या रिस्क प्रीमियम। बताइए क्या शामिल है इनमें से? तो जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, देखिए रिस्क प्रीमियम कभी भी कॉस्ट में नहीं आता, तो ये तो गया। तो जिसमें डी है वो तो गए, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो डी ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दे हैव नो सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू यील्ड आर कॉल्ड। राजस्व उपज के संदर्भ में उनका कोई महत्व नहीं है, क्या कहा जाता है? वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, पेपर टैक्स। तो ये सब तो रेवेन्यू जनरेटेड है, तो पेपर टैक्स जो होता है उसका कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट, इट इज एसेंशियल द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन, आइडेंटिफाई द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। किसी संगठन के भविष्य के संचालन के वित्तीय ब्लूप्रिंट की तैयारी आवश्यक है। संबंधित अवधारणा की पहचान करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग है, डिविडेंड डिसीजन है, या फाइनेंशियल प्लानिंग है? बताइए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट आप किस में तैयार करते हो? प्लानिंग में तैयार करते हो, है ना।
तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार कर रहे हो तभी तो आप उसका एक खाचा तैयार कर रहे हो कि भाई हमें कहाँ पर किस तरह से हमें लेकर के आना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो सारी चीजें किस में आती हैं, हमारी प्लानिंग में आती हैं, है ना। नेक्स्ट, डैश जनरली रिलेट्स टू द ऑड ऑफ लूजिंग मनी। बताइए इनमें से कौन सा जो है पैसों को जो लूज करने वाले खोने के संदर्भ में संबंधित है, बिजनेस, फाइनेंस, लॉन्ग टर्म या मार्केट रिस्क। बताइए फाइनेंस की बात हो रही है तो फाइनेंशियल रिस्क होगा, फाइनेंस की बात हो रही है तो फाइनेंशियल रिस्क होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000 और रेट दिया हुआ है 40% का, तो प्रॉफिट निकलवा रहा है आपसे आफ्टर टैक्स। तो आपका RFO दिया हुआ है 4 लाख का और आपसे COGS कह रहा है 60% ऑफ 4 लाख, तो ये हो गया 2,40,000। कितना हो गया? 2,40,000। अब इसमें से आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? इसमें से आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? ठीक है ना, तो ये आ गया। अब यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 30,000। और आपसे क्या निकल रहा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसमें अगर मैं GP निकाल लूं तो GP निकल जाएगा मेरा RFO माइनस COGS से। तो RFO माइनस COGS जब मैं करूंगा तो मेरे सामने आ जाएगा 1,60,000। कितना आ जाएगा? 1,60,000 ही आएगा ना, 24 और 36 10 40, 1,60,000। तो जब मैं 1,60,000 का कितना 1,60,000 है ना, तो 1,60,000 आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है? हमें क्या निकालना है? आफ्टर टैक्स निकालना है। तो इसमें क्या किया जाए? इसमें क्या किया जाए? अगर मैं इसमें 30,000 को GP माइनस क्या कर दूं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दूं, तो मेरा आ जाएगा 1,60,000 माइनस 30,000, दैट इज इक्वल टू 1,30,000। कितना आ जाएगा? 1,30,000। और 1,30,000 में से टैक्स माइनस करना है, तो इस टैक्स कितना आ जाएगा? 13 40% लेस कर दोगे तो 60% निकाल लो, सीधा सीधा 60% ऑफ 1,30,000। तो 13 6 कितने होते हैं? 78। तो 78,000 ऑप्शन में है क्या? ये रहा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर विच एनवायरमेंट इफेक्ट IBM एंड कोका कोला हैड टू लीव इंडिया। किनके कारण जो है कोका कोला और IBM को देश को छोड़ करके जाना पड़ा? उसके बाद फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी, है ना, तो वो कुछ चीजें हैं। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या टेक्नोलॉजिकल। तो यहां पर जो सही आंसर जाएगा आपका वो कौन सा जाएगा? बताइए। तो पॉलिटिकल इंपैक्ट्स की वजह से, है ना, जो है उन दोनों को छोड़ करके जाना पड़ा। क्लियर है। नेक्स्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड नेटवर्क फोकसेस ऑन एक्टिविटीज वेयर एज अ PERT, है ना, नेटवर्क फोकसेस ऑन इवेंट। बताइए ट्रू, फॉल्स, कांट से या पार्शियली ट्रू। जो CPM है वो गतिविधियों पर केंद्रित है, जबकि जो PERT है वो कुछ घटनाओं पर केंद्रित है। बताइए क्या ये बात बिल्कुल सही है? यस, ये बात बिल्कुल सही है। एक बार CPM और PERT को देख लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। इनमें से ऑड वन, वर्क स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल और फॉर्मलाइजेशन। बताइए। देखिए, वर्क स्पेशलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल और फॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना, तो इसमें अगर और कोऑर्डिनेशन, तो इनमें से जब आप बात करेंगे तो इनमें से केवल एक ही आंसर सही जाएगा और उस आंसर का नाम है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। क्लियर है।
क्यों? क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल में भी कोऑर्डिनेशन होता है, फॉर्मलाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन होता है, जहां पर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और वर्क स्पेशलाइजेशन की जब बात करते हैं तो अलग अलग लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो उनका भी कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जरूरी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, याद करने वाली बात यही है। When was LIC come into existence? LIC कब अस्तित्व में आया? 1 सितंबर 1956, 5 सितंबर 1956, 17 फरवरी 1956 या 1 अगस्त 1956? 1956 को तो आया था, ये तो बात सही है, लेकिन किस डेट को आया था? 1 सितंबर 1956 को ये एक्सिस्टेंस में आया था। क्लियर है बेट? नेक्स्ट, EPCGS Export Promotion Capital Goods Scheme allows import of capital goods according to Annual Supplement of Foreign Trade Policy 2013। जो निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना है, उसमें पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देती है ना? तो विद कंसेशन ड्यूटी ऑफ 5% विद नो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, बिना किसी निर्यात दायित्व के 5% की रियायत शुल्क के साथ, या विद कंसेशन ड्यूटी ऑफ 5% विद एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 3 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड, 5% की रियायत शुल्क के साथ निर्यात दायित्व के साथ 3 गुना शुल्क बचाया जाएगा, विद कंसेशनल ड्यूटी ऑफ 5% विद एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑफ 8 टाइम्स द इंपोर्ट ड्यूटी, या फ्री ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो जब यहां पर एक्सपोर्ट वाली बात आती है, तो एक्सपोर्ट वाली जब बात आती है तो इसमें कि जब भी हम एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स स्कीम जो है, उसने इंपोर्ट कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट क्या करा? अलाउ करा। किसके तहत करा? किन शर्तों के अधीन पर उसको किया गया? तो वो शर्त थी फ्री ऑफ इंपोर्ट, आयात शुल्क से मुक्ति, जिसको हम फ्री ट्रेड पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, है ना? नेक्स्ट, और ग्लोबलाइजेशन का ये एक बेसिक मोटिव था कि जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो, जो एक्सचेंज होता है, वो फ्री में मतलब फ्री फ्लो हो सके, है ना? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान? निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है? फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। वित्तीय प्रक्षेपण, प्रबंधन और संगठन का विवरण, संगठन के विघटन की विधि, या प्रतिस्पर्धी विश्लेषण। बताइए क्या होगा सही आंसर? विच ऑफ द इज नॉट कंसिडर? बिजनेस प्लान में आप फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करते हो, ये भी करते हो, डिस्क्रिप्शन भी करते हो, कम, लेकिन कभी भी आप जब बिजनेस शुरू करोगे तो आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि भाई बिजनेस को बंद कैसे करना है ना? तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। AM लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट्स through the conventional network. Identify the function of marketing is described in the above line. AM लिमिटेड ने पारंपरिक नेटवर्क के माध्यम से अपने उत्पादों का विपणन करने का फैसला किया। विपणन के कार्य को पहचाने जो प्रयुक्त पंक्ति में निर्धारित है। तो इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, वेयर हाउसिंग कहेंगे, ग्रेडिंग कहेंगे। बताइए, पारंपरिक तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और ग्रेडिंग से कोई लेना देना है भी नहीं, समझ लो। तो मार्केट में लेकर क्या जानना है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है ना। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश विल बी कंसीडर। तो जो हम इशू ऑफ शेयर करते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, या बोथ बी एंड सी। बताइए, नकदी के अलावा अन्य शेयरों के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग तो होगा नहीं क्योंकि इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग अभी देखेंगे, लेकिन फाइनेंसिंग तो होगा, ये तो तय है क्योंकि इसमें इशू ऑफ शेयर हो रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात हो रही है। तो हम ये मान रहे हैं कि जो इशू ऑफ शेयर किया गया है
है ना। जो इशू ऑफ शेयर किया गया है वो किसी एसेट या किसी बिजनेस को परचेज करते हुए किया गया, और जब भी हम एसेट या बिजनेस को परचेज करते हैं तो वहां पर क्या जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर जाएगा वो बी और सी दोनों के ही साथ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। और अगर इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं देता है, बोथ बी एंड सी नहीं देता है, या बोथ ए एंड बी देता है, तो आप सी के साथ जाएंगे फिर। क्लियर है। तो इस बात को ऑप्शन में भी ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। नेक्स्ट, तो इसका जो आंसर जाएगा बेटा वो ये जाएगा। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी एसेट। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत साझेदारी फर्म के भागीदार का मूल्यांकन किया जाएगा। फर्म, इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप। बताइए कौन सा आंसर आपका सही निकल करके आ रहा है। करेक्ट आंसर मुझे बताइए। अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी एसेट, एसेस्ट। तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है। उन्हें बेटा इंडिविजुअल नहीं कहा जाता, प्रोप्राइटर नहीं कहा जाता, बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है केवल और केवल फर्म। तो कहीं पर अगर ये रहा सी। क्लियर है ये वाली बात। चलो नेक्स्ट, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स मिलकर के ही फर्म का निर्माण करते, तो जहां पर पार्टनर्स है वो फर्म है ना। ये वाली एक बात है। क्लियर है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेंगे। बताइए सॉफ्ट लोन विंडो, वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो किसको कहा जाता है। बताइए। तो वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग जाने वाले हैं। नेक्स्ट, Which of the following committees is associated with reforms in small industries? निम्न में से कौन सी समिति छोटे उद्योगों में सुधार से जुड़ी है। केएल रेखी कमेटी, आर चल्या कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी, या इनमें से कोई नहीं। स्मॉल इंडस्ट्री से जो जुड़ी हुई है, स्मॉल इंडस्ट्री, तो स्मॉल इंडस्ट्री हब, स्मॉल इंडस्ट्री हब जो जाएगा वो हुसैन के साथ जाएगा। क्या स्मॉल इंडस्ट्री हब जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, आबिद हुसैन के साथ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एएम लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10। अच्छा 20 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 7 रुपए मांगे हैं, 3 रुपए का कोई जिक्र नहीं है। राम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, 5 रुपए दे दिए और 2 रुपए का पेमेंट हुआ नहीं। तो 20 रुपए पर कितने रुपए आ गए, 5 रुपए आ गए, तो 100 रुपए आ गए कुल मिलाकर के रिसीव्ड, है ना। अच्छा, इसमें से आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर 15 शेयर्स वर रीइश्यूड। तो अगर 15 शेयर्स आए हैं तो हमें तो 20 पर अमाउंट पता है कि कितने रुपए रिसीव हुआ है, लेकिन अगर हमें 15 पर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसको कितने रुपए रिसीव हुए हैं, 100 रुपए रिसीव हुए हैं, है ना। तो 100 रुपए रिसीव हुए हैं कितने पर, 20 रुपए पर, हमें कितने पर निकालने हैं, 15 पर। तो 75 रुपीज आ गया। 15 रुपए पर कितने रुपए रिसीव, 15 शेयर्स पर कितने रुपए रिसीव हो रहा है, 75 रुपए। अच्छा, फुल्ली पेड फॉर 6 पर शेयर, फुल्ली पेड फॉर 6 पर शेयर, है ना। तो फुल्ली पेड फॉर 6 पर शेयर, है ना। तो ये वाली कहानी आ गई। तो जब ये वाली कहानी आएगी तो इसका मतलब ये है कि फुल्ली पेड का मतलब हो गया 10 रुपए। तो 10 रुपए का शेयर, लेकिन आपको मिल कितने रहे, 6 रुपए। तो यहाँ पर आपको नुकसान कितने का हो गया, 4 का। कितने शेयर पर, 15 शेयर पर। तो 15 चौका 60। तो ये तो आपका प्रॉफिट रहा और ये आपका क्या रहा, नुकसान रहा। तो आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है आपको कितने का, 15 रुपए का। ये वाली कहानी आपकी यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ ऑडिट इन अ पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड बाय। जो पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट किया जाता है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, बताइए।
पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिटर, या नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से इसका क्या आंसर आएगा। और ज्यादातर बच्चों ने तो इसका दे भी दिया होगा, क्योंकि लिटरली इसका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा इजी है ना। तो आप तो इसको वैसे भी रिलेट कर लोगे कि पार्टनरशिप में कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो होता नहीं है, तो भाई उसमें तो एग्रीमेंट चलता है। क्या चलता है उसमें? एग्रीमेंट चलता है ना। नेक्स्ट, A systematic and orderly process of determining the worth of a job in relation to other job is known as। जो अन्य नौकरियों के संदर्भ में नौकरी के मूल्य को निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब रिक्वायरमेंट, बताइए। यहां पर क्या बात चल रही है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस। तो वहां पर किसकी बात होगी? जॉब स्पेसिफिकेशन की बात होगी। किसकी बात होगी वहां पर? जॉब स्पेसिफिकेशन की बात होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? बताइए, विच वन इज करेक्ट? Audit of an educational institution is compulsory if it is run by a charitable trust। तो एक प्रशिक्षण संस्थान जो किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है उसका अंकेक्षण आवश्यक है, ऑडिट आवश्यक है, पहला। दूसरा, अ क्लब ट्रीटेड एज कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, एक क्लब को वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के रूप में माना जाना। या द अकाउंट ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट कैन बी ऑडिटेड बाय एनी पर्सन, नहीं, ये तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ऑडिट तो केवल कोई भी व्यक्ति कर ही नहीं सकता, वो तो केवल सीए ही करेगा। ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट, चैरिटेबल ट्रस्ट जितनी भी हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी भी हैं उनका ऑडिशन कह रहा हूं, उनकी ऑडिटिंग, उनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग होना बहुत ज्यादा क्या जरूरी है। तो अब दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, तो पहला वाला जो होगा वो आपका सही होगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लब को वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के रूप में माना जाता है, इसीलिए ये कोई बात नहीं है। क्या दूसरी बात क्या है? अगर आप किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अंदर छोटी छोटी दुकानें भी आती हैं, आपके लिए उनका जो है ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बिजनेस धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है तो उसका ऑडिट होना आवश्यक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? नेक्स्ट, द मेन ड्रॉबैक ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय टेलर इज दैट इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज। टेलर द्वारा विकसित कार्यात्मक संगठन का मुख्य दोष यह है कि यह पहचानने में विफल रहता है। तो उनकी एक फंक्शनल फॉरमैनशिप थी जिसमें उन्होंने प्लानिंग, जो प्रोडक्शन था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उन दो पार्ट्स को उन्होंने चार चार सब पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया था। तो कुल मिलाकर के जो हमारा प्रोडक्शन है वो 8 पार्ट्स में क्लासिफाई हो गया था। तो वो किस चीज को इग्नोर कर दिया था उन्होंने? डाउनवर्ड फ्लो ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो जाएगा, यहाँ पर जाएगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब वहां पर 8 सुपीरियर्स हो गए हैं जो लेबर को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर उसका क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है इस प्रिंसिपल का। क्लियर है ये वाली बात? आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी। तो जो पार्टनर साझेदारी फर्म की जो आय होती है उसमें साझेदार का जो हिस्सा होता है वो टैक्सेबल होता है, एग्जम्प्टेड होता है, फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है या पार्शली एग्जम्प्टेड होता है? बताइए। उस पर कर दिया जाता है, कर पे छूट होती है, पूर्ण रूप से छूट होती है या आंशिक रूप से छूट होती है? तो बेटा आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? सी जाएगा। वो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी से उनकी जो फर्म है वो जितनी भी प्रॉफिट अर्न कर रही है उस प्रॉफिट पर वो ऑलरेडी से टैक्स पे कर चुके होते हैं। तो इसलिए जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो ऑलरेडी से डिडक्टेबल आफ्टर टैक्स होता है, इसीलिए उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाता। तो ये रहे आपके 35 क्वेश्चंस आज के, और यहां तक हमारी जो जर्नी है वो बड़ी बेहतरीन रही है। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपने हमसे कुछ सीखा है, अधिगम मंत्रा ने आपको
आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी क्वालिफिकेशन को, क्वालिफाइड तो खैर आप लोग हैं, आपकी स्किल्स या आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है, तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मैक्सिमम आपके जो रिलेटिव्स हैं आस पड़ोस में, अब तो आस पड़ोस जितने भी जो भी लोग जिन्हें भी आप जानते हो वो उनसे आप क्या करेंगे, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, है ना। तो हर व्यक्ति जो है वो सब्सक्राइब करा दे एक बार चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें। अगर आपने कुछ सीखा है तो वास्तव में आप ये ऐसा ज़रूर करेंगे। तो इंतज़ार है आपके रिजल्ट का, अब इंतज़ार है आपके एग्ज़ाम का। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पर होना शुरू हो जाइए। आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम था, मतलब लेवल कम इन द सेंस थोड़े से इजी थे और जल्दी किए। उसका रीज़न है कि बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट अब हम लोगों को नहीं लेना है, और दूसरी बात यह है कि जो हमने किया है वो हमने बहुत मेहनत की है पिछले काफ़ी दिनों में। वो चीज़ देखने को भी मिली है, जिस तरह से आपकी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, तो वो पता चला है कि आप वास्तव में मतलब एक बजे अगर बच्चे मेरे को क्वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो आप भी काम पर लगे हुए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने पिछले कई वीडियो में कह रहा हूं कि वास्तव में ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि मेरे साथ अगर आप आज की डेट में 700-800 जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें से जितने भी लोग हैं मैक्सिमम 90% तो मैं ये कहूँगा कि वो जेन्युइन जुड़े हुए हैं और वास्तव में जेन्युइन है ना। तो वो वाली एक बात है। और बाकी चैनल को अपना प्यार देते रहिए, बहुत अच्छा से आप पेपर करेंगे निश्चित ही, ठीक है। और बाकी 2 दिन हैं, कहीं पर भी कोई क्वेरी कहीं भी अटकते हैं तो अधिगम मंत्र विकास गुप्ता हमेशा आपके बीच हाजिर है। खुश रहिए, मस्त रहिए। इन 2 दिन अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ, कल भी मुलाकात होगी। जय हिंद।